very good morning to all of you. Class 10 SST. बेटा आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। कल हमने सॉल्ट मार्च की बात की थी, जिसे गांधी जी ने स्टार्ट किया जब सॉल्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स ने टैक्स इम्पोज कर दिया और उस टैक्स को रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया गया। अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अलोंग विद द 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च। गांधी जी ने अपना मार्च स्टार्ट किया फ्रॉम साबरमती आश्रम से ऑन 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को फॉर डांडी के लिए। डांडी एक ऐसी जगह है जो गुजरात का एक टाउन है, जिसे हम कोस्टल टाउन कहते हैं गुजरात का, उसका नाम डांडी है। तो पता ये लगा कि 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को डांडी के लिए। और वो डांडी गुजरात का एक टाउन है। उसके बाद 6 अप्रैल, मार्च के बाद जब अप्रैल आया 1930 में, तो 6 अप्रैल को ही रीच डांडी, यानी कि 12 मार्च को उन्होंने वो स्टार्ट किया मार्च करना, और 6 अप्रैल को वो डांडी जगह पर गुजरात के अंदर पहुंच गए। एंड सेरेमोनियल वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। और उन्होंने वहां पहुंचकर उन 78 फॉलोअर्स के साथ वो आंदोलन, जब उन्होंने 12 मार्च को स्टार्ट किया था, वो डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल में उन्होंने वहां पर एक सभा इकट्ठी की, यानी कि सभा 78 फॉलोअर्स की इसके लिए सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट। जो ब्रिटिशर्स ने कानून बना दिया था नमक के इस्तेमाल पर, नमक के उपयोग पर, कि आपको जो पर्सन्स नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो पर्सन्स उसे सेल करते हैं या परचेज करते हैं, उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया गया। उसके अगेंस्ट उन्होंने जो क्या कहना चाहिए सत्याग्रह किया, वो मार्च किया, वो मूवमेंट किया, तो वो सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट था। ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, यानी कि वो समुद्र जिसके अंदर थोड़ा गर्म पानी का नेचर था, रहता था, वहां से वो सॉल्ट जो था वो प्रोड्यूस किया जा रहा था। और उनका कहना ये था कि जब ये सी में से आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो बॉइलिंग सी है या कोल्ड सी है, लेकिन ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे लिए, जो गॉड ने हमें दिया है, तो उस पर टैक्स इम्पोज क्यों किया जाए। इसलिए आप अपने लॉ को रिवाइज करिए और इस टैक्स को हटा दीजिए। उसके बाद उन्होंने इसी सॉल्ट मार्च के साथ, इसी सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया 78 फॉलोअर्स के, और डांडी के अंदर जाकर एक आंदोलन किया और मीटिंग की, वहीं से समझ लीजिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की भी स्टार्टिंग हुई। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अगर हम ये डिस्कस करें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर हमने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया, और उसके लिए हमने स्प्रेड आउट किया, बहुत कोशिश की उसे बढ़ावा देने की, तो उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर इन शॉर्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि इन पॉइंट्स को डिस्कस करें कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किन पॉइंट्स पर बेस्ड था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट राइज होता है, फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉटेड। महात्मा गांधी का कहना यह था
कि हम अपने ही स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, उनको ही रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बदलेंगे, उन्हें ही मार्केट के अंदर सेल करेंगे। ब्रिटिश गुड्स का कोई भी क्या कहना चाहिए, कोई भी गुड हम यूज नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि लिक्वायर शॉप्स वर फिक्टेड, यानी कि वो पेयजल, यानी लिक्वायर कहते हैं पेयजल को, यानी कि पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसे हम लिक्वायर कहते हैं। और ज्यादातर ये शॉप्स जो हैं वो वाइन शॉप्स कही जाती हैं, बियर शॉप्स कही जाती हैं, उनको वर फिक्टेड, उनको उखाड़ फेंक दिया जाए, यानी कि उन्हें मार्केट से ऑफ कर दिया जाए। और इस आंदोलन के अंदर ये दोनों पहली चीजें ऐसी थी जो इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के लिए प्रायोरिटी थी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन गुड्स को जो हम अपोज करेंगे तो उनकी अर्निंग पर, उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लिक्वायर शॉप्स के को अगेंस्ट रखेंगे, यानी कि हम अगेंस्ट हो जाएंगे लिक्वायर शॉप्स की, तो उन लोगों की इनकम खत्म हो जाएगी और हमारी इनकम सेफ हो जाएगी और हम हर सिन से, हर गुनाह से बच जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। गुजरात के अंदर जब रेवेन्यू लागू कर दिया गया, टैक्स इम्पोज कर दिया गया, ऐसे पीजेंट्स पर जिनके यहाँ पर उस साल कभी पैच ऑफ लैंड के अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं था, उस साल भी उन पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता। तो इसलिए उसको भी इसके अंदर सेकंड प्लेस दी गई इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कि इसे भी इस मूवमेंट के अंदर रखो कि हमें इससे भी आजादी चाहिए कि हम कोई भी टैक्स, कोई भी क्या कहना चाहिए रेंट पेड नहीं करेंगे उस कंडीशन में जब हमारी पैच ऑफ लैंड के अंदर, हमारी जमीनों के अंदर जिस साल क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा। उसके बाद थर्ड जो स्टेप इन्होंने उठाया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, वो उठाया है फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ का फॉरेस्ट सर्वे किया, तो यहाँ का फॉरेस्ट सर्वे करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर वुड की, लकड़ी की कोई कमी नहीं है, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसके अंदर भी कोई फॉरेस्ट का कोई कानून लागू नहीं होता था और हर इंसान उन फॉरेस्टों के अंदर जाकर खुद ही फ्री होकर उनकी लकड़ियां काट कर अपने घरों में लाकर जलाया करते थे, उनसे फायदा उठाया करते थे। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए भी कि हमें यहाँ से भी एक इनकम होनी चाहिए और यहाँ से भी क्या कहना चाहिए, हमें बेनिफिट होना चाहिए, उन्होंने एक फॉरेस्ट के रिगार्डिंग फॉरेस्ट लॉ बनाया, कानून बना दिया। अब उस कानून से जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले विलेजर्स थे, पीपल्स थे, वो फ्री थे, लेकिन जब लॉ बन गया तो वो क्या हो गए, वो भी लिमिट में हो गए। यानी उनके ऊपर भी वो कानून लागू कर दिया गया कि कोई भी इंसान बिना किसी फॉरेस्ट के ऑफिसर्स की परमिशन के कोई फॉरेस्ट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, ना ही कोई लकड़ियां काट कर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ले जाएगा और ना ही कोई अपनी कैटल रेयरिंग यहाँ कराएगा जब तक कोई परमिशन न हो। और जो लोग यहाँ से लकड़ियां काट कर ले जाने का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर पूरे दिन मजदूरी करेंगे बिना किसी पैसे के, बिना किसी वेजिस के। ये कानून बनाया गया जिसकी वजह से फॉरेस्ट के पीपल्स जो हैं वो वायलेट हो गए, हिंसक हो गए, उन्होंने उसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो अत्याचार था उन क्या कहना चाहिए गरीब लोगों पर जो उस फॉरेस्ट के रिगार्डिंग ही एस्टेब्लिश थे, रेजिडेंट थे, और उनको उनकी फ्रीनेस का अधिकार उन्हें खत्म कर दिया गया था, उनको एक तरह से बदवा मजदूर बना दिया गया था। तो ये भी इसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट था। तो ये तीनों चारों चीजें जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व की गई हैं। तो यहाँ हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो बिगिनिंग है वो किस कंडीशन में हुई, साल्ट मार्च का बेस बना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की कंडीशन में। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर किन पॉइंट्स को रखकर डिस्कस किया गया, उसको क्या बेस बनाया गया, ये भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ये टॉपिक हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की बिगिनिंग, उसके अंडर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आज हमने ये
फिनिश किया है। कल हम इसके कॉल ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके रीलॉन्चिंग की बात करेंगे, तो ये बात हम कल करेंगे।